नमस्कार। चलिए आज एक लंबा सफर करते हैं। हजारों लाखों साल पीछे चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इस जमीन पर जो शिकारी संग्राहक थे, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी सभ्यताओं में से एक की नींव डाली। ये कहानी है पत्थर के औजारों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक की। तो इस सफर पर निकलने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि हम कहां कहां से गुजरेंगे। यह है हमारा रोड मैप। हम 6 अहम पड़ावों को देखेंगे, एक एक करके। शिकारियों से किसान बनने के दौर से शुरू करके भारत के पहले शहरों को जानेंगे और फिर एक ऐसे सुनहरे दौर तक पहुंचेंगे जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, उस दौर में जब इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया था। ये वो बदलाव था जब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि एक भविष्य बनाने की थी। अब इस बदलाव को समझने के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि इसमें कितना वक्त लगा। हम बात कर रहे हैं लाखों सालों की। बदलाव की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। जैसे पुरा पाषाण काल, मतलब पुराना पाषाण युग। तब हमारे पूर्वज मोटे बड़े पत्थर के औजारों से काम चलाते थे। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब मौसम थोड़ा गर्म हुआ, और तब उन्होंने माइक्रोलिथ्स बनाए, जो छोटे थे लेकिन कहीं ज्यादा पहने और काम के थे। और यहीं से होती है असली नव पाषाण क्रांति की शुरुआत। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। सिर्फ भोजन ढूंढने की जगह अब इंसान भोजन उगाने लगा था। वो शिकारी संग्राहक से एक किसान बन गया। और इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। अब स्थायी गांव बसने लगे, खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा, और यहीं से असल में सभ्यता की नींव पड़ी। तो जब खेती की नींव मजबूत हो गई, तो उसी पर बने भारत के पहले शहर। और ये कोई आम शहर नहीं थे, ये एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता का हिस्सा थे जिसकी तरक्की देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा इनकी प्लानिंग देखिए, कमाल की थी। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, ढकी हुई नालियां। सोचिए, आज से हजारों साल पहले। और इनका व्यापार दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया तक, जिसे ये लोग मेलुहा कहते थे। लेकिन इतनी तरक्की के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इतने शानदार शहरों को आखिर चला कौन रहा था? क्योंकि देखिए, हमें कोई बड़े बड़े महल या राजाओं की कब्रें तो मिली नहीं हैं। तो क्या कोई राजा था, या कोई बड़ा पुजारी, या फिर हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारी मिलकर सब कुछ संभालते थे? ये एक बड़ा रहस्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के शहरों के पतन के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। एक नई संस्कृति पनपी, जो अपने साथ नई भाषाएं, समाज का एक नया ढांचा और कुछ बहुत गहरे सवाल लेकर आई। ये था वैदिक युग। इस दौर में समाज पूरी तरह से बदल गया। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में समाज ज्यादातर पशुपालक था, लचीला था। लेकिन बाद में जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो सब कुछ बदल गया। लोहे के औजारों से खेती बड़े पैमाने पर होने लगी और समाज कृषि पर आधारित हो गया। और इसी के साथ जो वर्ण व्यवस्था पहले काम यानी कर्म पर आधारित थी, अब वो जन पर आधारित हो गई, और बहुत ज्यादा कठोर भी। अब जब समाज में इतनी उथल-पुथल मची हुई थी, तो लोग नए जवाब भी ढूंढ रहे थे। और इन्हीं जवाबों के साथ बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन सामने आए। वैदिक कर्मकांडों की जगह बौद्ध धर्म ने एक व्यक्ति के खुद के ज्ञान पर जोर दिया। और इसका दिल है अष्टांगिक मार्ग, दुखों से छुटकारा पाने का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता। तो देखिए, खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा था, छोटे छोटे राज्य जुड़कर बड़े हो रहे थे, और इन सब ने मिलकर एक जमीन तैयार की, एक बहुत बड़ी छलांग के लिए। और वो छलांग थी भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्यों में सबसे मशहूर सम्राट हुए अशोक। और शुरुआत में अशोक एक बहुत ही कह सकते हैं क्रूर विजेता थे। लेकिन कलिंग की लड़ाई में जो हुआ, जो उन्होंने खून खराबा देखा, उस जीत ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। और उन्होंने अपने इस पछतावे को छुपाया नहीं, बल्कि पत्थरों पर लिखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे पढ़ सकें। उनके इन शब्दों ने न सिर्फ उनके दिल की बात बताई, बल्कि पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। इसी बदलाव का नतीजा था अशोक का धम्म। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये जीने का एक तरीका था, एक नैतिक कोड था, जिसमें अहिंसा, बड़ों का सम्मान और दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता पर जोर दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने इसे अपनी जनता तक कैसे पहुंचाया? पत्थरों पर संदेश खुदवाकर। एक तरह से ये अपने लोगों से सीधा बात करने का उनका अनोखा तरीका था।
मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद भारत में एक खालीपन सा आ गया। कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची और इसी मौके पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे और बाहर से भी कई तरह के प्रभाव आने शुरू हुए। ये एक ऐसा दौर था जब संस्कृतियां आपस में घुल मिल रही थीं। ये दौर सही मायनों में एक मेल्टिंग पॉट था। मध्य एशिया से आए शासक अपने साथ नए नए आइडियाज, नई तकनीकें और आर्ट के नए स्टाइल लेकर आए। इनमें सबसे खास थे कुषाण। उन्होंने उस वक्त के सबसे जरूरी ट्रेड रूट सिल्क रोड पर कब्जा किया और भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए। और फिर संस्कृतियों के इस मेल जोल और सदियों की तरक्की का नतीजा एक नई शाही ताकत के रूप में सामने आया। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कला, साहित्य और विज्ञान में इतना आगे था कि आज हम उसे भारत के स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ राजनीति का शिखर नहीं था, ये तो ज्ञान का एक विस्फोट था। इसी दौर में कालिदास जैसे महान कवियों ने अमर साहित्य रचा। गणित में शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी बनी और यहीं से भारत में मंदिरों के ढांचे बनने शुरू हुए। मतलब विज्ञान, कला, फिलॉसफी, हर क्षेत्र में ऐसी तरक्की हुई जिसका असर